देखिए आज हमें पढ़ना है फ्यूल सेल्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, ये वाला पार्ट आपको कभी याद नहीं करना है, बस आपको पढ़ना है यहाँ पर। आखिर हमें पता कैसे चला कि हमें फ्यूल सेल क्या होता है या फिर इसकी क्या नीड पड़ी। इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए ना हमें थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय थर्मल प्लांट इज़ नॉट अ वेरी एफिशिएंट मेथड। यहाँ पे एक वर्ड है एफिशिएंट। एफिशिएंट वर्ड एफिशिएंसी से लिया गया है, और एफिशिएंसी बताता है कि हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं और हमें कितना प्रैक्टिकली मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लें अगर हम बाइक की बात करें तो जो कंपनी होती है वो कई बार क्लेम करती है कि हमारी जो भी बाइक है वो आपको 40 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज देगी। लेकिन हम जब रियल लाइफ में चलाते हैं तो क्या हमें 40 मिलता है या 40 से कम ही मिलता है? कम मिलता है। कम मिलता है। उसके कई रीज़न हो सकते हैं, एक नहीं कई रीज़न हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारी ड्राइविंग स्टाइल थोड़ी सी अलग हो। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि सड़कें ख़राब हों। तीसरा ये हो सकता है ट्रैफिक ज़्यादा हो। कई रीजन्स हो सकते हैं, वो अलग फैक्टर हैं। लेकिन रियल लाइफ में जो क्लेम था उससे वैल्यू हमें कम मिली है, उसी को बोलता हम एफिशिएंसी। मान ले रियल लाइफ में ये वैल्यू हमें मिलती है 36 किलोमीटर पर लीटर की। अगर हम इसकी एफिशिएंसी निकालें तो हो जाएगा 36/40 इंटू 100%। 9 टाइम्स 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ गया 90%। मतलब कि हमें एफिशिएंसी सिर्फ कितना मिल रहा है 90%। बात समझ में आ गई? तो यस सर। अभी जो होता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन वो दो तरीके से हो रहा है, या तो थर्मल से होता है या तो हाइड्रो से होता है। आपने सुना होगा या तो हाइड्रो पावर प्लांट होगा या तो थर्मल पावर प्लांट होगा। यस सर। अब हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, हम पानी से बनाते हैं बिजली। एक डैम होता है, रिजर्वायर, यहाँ पानी इकट्ठा करते हैं, फिर हम पानी को यहाँ से फॉल डाउन कराते हैं ओपन करके। यहाँ पर हम बड़े बड़े क्या लगा देते हैं, टर्बाइंस। टर्बाइंस का नाम सुना है आपने? यस सर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हाँ। और जब इसके ऊपर पानी गिरेगा तो क्या ये टरबाइन रोटेट करना शुरू करेगा? यस सर। फिर हम इसको रोटर से कनेक्ट करके जनरेटर में लगा देते हैं। इसकी वजह से जो शाफ्ट होता है ये शाफ्ट रोटेट करेगा, यस सर। उससे प्रोड्यूस होती है मैकेनिकल एनर्जी। और बाद में हम जनरेटर की हेल्प से इसी मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, करते इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मैंने जितना सिंपल बताया है, एक्चुअल लाइफ में इतना सिंपल तो नहीं होता है, बट कॉन्सेप्ट का यही कुछ तरीका है। दूसरा क्या है, थर्मल पावर प्लांट। उसमें हम क्या करते हैं, कोल जला के बनाते हैं। लेकिन इन सब में दिक्कत क्या है ना, कि जब हम इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उसका जो अमाउंट है जो मिलना चाहिए वो बहुत कम मिलता है। अब अगर कम मिलता है तो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है कि नुकसानदेह है? कम फायदेमंद है। हाँ। देखिए यहाँ हाँ बोले। जो हाइड्रो पावर भी मतलब कम एनर्जी देता है। हाँ, हाइड्रो पावर प्लांट हो चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, दोनों में कम का मतलब इससे है कि मान लीजिए जितना मैंने उनमें इन्वेस्ट किया, अगर मुझे उससे 100 जूल एनर्जी मिलनी चाहिए थी तो मुझे ऑलमोस्ट 40 जूल के आसपास ही एनर्जी मिलती है। बाकी 60 जूल एनर्जी खर्च हो जाती है, हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ। जबकि वहीं पर अगर हम फ्यूल सेल्स की बात करें जो भी हम आगे पढ़ेंगे, तो उनकी खास बात है उनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी। देखिए, गैल्वेनिक सेल्स डायरेक्टली कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम गैल्वेनिक सेल्स की बात करें तो क्या ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक? इलेक्ट्रोकेमिकल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को, केमिकल इलेक्ट्रिकल ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस। इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू, नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। एंड इज हाईली एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब इससे जो आउटपुट मिलता है ना वो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो पावर प्लांट। आगे देखिए, नाउ इट इज पॉसिबल टू मेक सच सेल्स इन विच रिएक्टेंट्स आर फेड कंटिन्यूसली। अब ये हमारे लिए आसान है कि हम रिएक्टेंट्स को क्या करें, लगातार
डालते रहें और प्रोडक्ट हमें आराम से मिलता रहे। फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट कंपार्टमेंट, डेफिनेशन की हम बात करें अगर तो देखिए, गैल्वेनिक सेल्स दैट आर डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ कंबस्टन। कंबस्टन का मतलब, हीट। हाँ, कंबस्टन का मतलब किसी को जलाना है, बर्निंग से है। ऑफ फ्यूल्स लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स वो गैल्वेनिक सेल्स है। इन शॉर्ट वर्ड में याद रखिए कि गैल्वेनिक सेल्स का जो ग्रुप होगा उसी को हम आगे क्या बनाते हैं, जब फ्यूल सेल। अब फ्यूल सेल या तो हाइड्रोजन गैस का बन सकता है, या तो मीथेन गैस का, या तो मिथेनॉल का, क्योंकि इन सब में हाइड्रोजन है। ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन तो प्योर हाइड्रोजन ही होता है। मीथेन गैस में भी हाइड्रोजन है और मिथेनॉल में भी हाइड्रोजन है। तो वो सारे गैल्वेनिक सेल्स जो कि या तो मीथेन, या तो मिथेनॉल, या तो फिर हाइड्रोजन गैस के बने होते हैं, जिससे कि हम डायरेक्ट कंबस्टन कराकर कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उनको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल्स। अगर हम इसके एक अच्छा सा एग्जांपल देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन, अगर हम इसकी बात करें तो देखिए क्या होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, H2O, H2 प्लस O2 गिव्स H2O, और इसके साथ ढेर सारी एनर्जी रिलीज होगी। अभी जो एनर्जी रिलीज होगी इसमें क्या हुआ, हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ है। कोई एक एनोड रिएक्शन होगा, कोई एक कैथोड रिएक्शन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो एनोड पर, जिसका रिडक्शन हो कैथोड पर। क्या ये एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम कर रहा है? हाँ। इसी को हम बोलते हैं फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल आपका क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। याद रखिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। एक एक नंबर करके कई बार ये सवाल पूछा गया बोर्ड में। सवाल किस वजह जाता है कि हम इसको यूज कहाँ किए थे सबसे पहले। सो इट वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। नाम से पता चल रहा है, जो हमारे साइंटिस्ट लोग होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स, जब वो स्पेस वगैरह में जाते हैं तो उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो उसके लिए वो क्या यूज किए थे, H2 प्लस O2 का फ्यूल सेल। उससे दो फायदे हुए। H2O2 का रिएक्शन करा के उन्होंने क्या बनाया, H2O गैस। हम कंबस्टन करा रहे ना, ये हमारा हाइड्रोजन गैस होता है, हम उसको जलाएंगे। जलाने के लिए कौन सी गैस होनी चाहिए, ऑक्सीजन गैस। तो जन के बनेगा H2O। लेकिन ये जब कंबस्टन के बाद बनेगा तो लिक्विड बनेगा कि गैस बनेगा? लिक्विड बनेगा। नहीं, गैस बनेगा ना बच्चे। पहले एक्चुअली बनता लिक्विड ही है, लेकिन जब आप किसी को जला रहे हो तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा कम होगा? ज़्यादा होगा। तो क्या वही लिक्विड तुरंत वेपर बन जाएगा? यस सर। तो ये हमें बनता है H2O गैस, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। अब ये जो H2O गैस बनाना, इसका एक और फ़ायदा था। जो हमारे स्पेस में साइंटिस्ट लोग जाते हैं, एस्ट्रोनॉट्स, क्या स्पेस में हमें हैंड पंप वगैरह मिलेगा पानी के लिए? नो सर। नहीं, लेकिन पानी तो चाहिए ना एस्ट्रोनॉट्स को। हाँ। तो ये जो हमारा गैस बनाता है वाटर वेपर, ये उसी को वापस क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस से, यानी कि इसको ठंडा करेंगे। तो ये वापस से क्या बन जाएगा, H2O लिक्विड। यस सर। इस तरह से ये हमें इलेक्ट्रिसिटी तो दे ही रहा था, उसके साथ साथ पीने के लिए हमें क्या प्रोवाइड करता है, पानी। पानी। देखो ये लिखा है, दिस सेल वाज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम, एंड वाटर गैस प्रोड्यूस इज कंडेंस्ड एंड यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। और एस्ट्रोनॉट्स के पानी पीने के लिए भी ये काम आता है। बिल्कुल, मैं बार बार कर रहा हूँ, आप इसको याद रखोगे कि जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम था उसमें कौन सी सेल यूज होती है, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल। ठीक है ना, ये याद रखना है। ये बोर्ड मुझे लगता है 2 से 3 बार पूछा जा चुका है बोर्ड में। आगे देखिए, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इन दिस सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ध्यान से देखिए, क्या दोनों गैस हैं? यस सर। और अगर आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था कि हम हाइड्रोजन या ऑक्सीजन या कोई भी गैस हो या एक्वस सॉल्यूशन है, उसका इलेक्ट्रोड हम बना नहीं पाएंगे। तो इलेक्ट्रोड नहीं बनाते तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। हाँ। और सबसे ज़्यादा हम किसका यूज कर रहे थे, प्लेटिनम। प्लेटिनम का। क्या हमने बताया था सिर्फ प्लेटिनम यूज कर सकते हैं या फिर कुछ और भी? प्लेटिनम था, एक और था, और ग्राफाइट था।
क्या ग्राफाइट कार्बन का ही एलोट्रॉप है? यस सर। कार्बन से ही तो ग्राफाइट बना हुआ है। यस सर। देखिए यहाँ से क्या लिखा है, इन दिस सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड, यानी कि हम इसको क्या करते हैं, बबल्स बनाएंगे। बबल्स क्या होते हैं, लिक्विड या गैस? गैस होता है उसमें। हाँ liquid है। गैस होगा। बबल्स थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स, और किसके इलेक्ट्रोड बनाएंगे, कार्बन के, कार्बन मतलब ग्राफाइट का, इनटू कंसनट्रेटेड एक्वस NaOH सोल्यूशन। किसमें, एक्वस NaOH सोल्यूशन में। ये हमें मीडियम प्रोवाइड करता है। कैटलिस्ट लाइक फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम और पैलेडियम, हमारे पास दो कैटलिस्ट हैं, या तो हम प्लेटिनम यूज कर सकते हैं या तो पैलेडियम। कई बार हम निकल भी यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम दो ही पढ़ेंगे, प्लेटिनम और पैलेडियम। इनका हम यूज करेंगे। कैटलिस्ट क्या करते हैं, रिएक्शन की रेट को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा प्लेटिनम और पैलेडियम होगा, इस रिएक्शन को फास्ट करेगा। आप एक बात बताओ, हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है? दोनों है। दोनों हैं। अगर इनका रिएक्शन बहुत तेज़ होता तो क्या अपने आप वाटर बन जाता? हाँ। लेकिन हमें भी मालूम है कि इनका हाइड्रोजन ऑक्सीजन होने के बावजूद भी कभी बारिश नहीं होती। बारिश तो क्लाउड्स की वजह से होती है। यानी कि ये नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल रूम कंडीशन पर अपने आप रिएक्शन शो नहीं करेंगे। नहीं करें। ऐसा नहीं कि रिएक्शन नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन उनको नॉर्मल कंडीशन में पॉसिबल उनके लिए नहीं है। तो उस रिएक्शन को तेज़ कराने के लिए हम क्या करते हैं, कैटलिस्ट का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, देखो, आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इलेक्ट्रोड्स फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इलेक्ट्रोड रिएक्शन, ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। आ जाओ थोड़ा सा रिएक्शन को समझते हैं कि रिएक्शन कैसे बैलेंस करनी है। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, एनोड हाफ सिलेक्शन। एनोड पर क्या होगा, रिडक्शन। नहीं, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है बच्चे। आप बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? बेसिकली आप बताओ ऑक्सीडेशन कौन होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा? मतलब इसका इलेक्ट्रॉन मतलब डिक्रीज है। हाँ, प्लस। जिसमें इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं पॉजिटिव चार्ज आए। आप ऐसे सोचो, अगर आपने कभी भी कंपाउंड्स पढ़े होंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पढ़ा है आपने? हाँ, हाइड्रोजन। कभी ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आपने देखा किसी कंपाउंड में? नो सर। तो ऑक्सीडेशन किसका आसानी से होगा, हाइड्रोजन का कि ऑक्सीजन का? हाइड्रोजन। यानी कि एनोड पर हमारे पास होगा हाइड्रोजन गैस। आप बताओ हाइड्रोजन गैस से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं हम? दो। एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो दो से कितना हो जाएगा, दो। अगर मैं हाइड्रोजन गैस से दो इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा, देखो, H+2। क्या इसको मुझे बैलेंस करना पड़ेगा? तो बैलेंस करने के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे 2OH माइनस। इसको मैं थोड़ा सा सिंपल करता हूँ, तो समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो, जब मैं हाइड्रोजन गैस से दो इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या ये 2H+ बन जाएगा? हाँ। अब ध्यान से देखो, चार्ज बैलेंस है कि नहीं? नो सर। नहीं है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, क्या हमें पता है OH माइनस हमारे पास पहले से है, क्योंकि Yes, हम sir. मीडियम कौन से यूज कर रहे थे, NaOH। इसके अंदर OH तो होगा ही। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर 2OH माइनस को ऐड कर दे रहा हूँ दोनों तरफ। इससे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन माइनस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2OH माइनस गिव्स, ये देखो H+ और OH माइनस कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना Yes, लेंगे, sir. बोलो, देखो सही है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब एक बार ये देखो, इधर आप नेगेटिव चार्ज क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, इधर आप नेगेटिव चार्ज प्लस कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो? तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। दो नेगेटिव कम करे, दो नेगेटिव ऐड कर दे तो जीरो हो जाएगा। अब एक बार देखो ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? हाइड्रोजन 4 है इधर। इधर इधर भी तो चार है, देखो ध्यान से। यस सर। रिएक्शन बैलेंस हो गई कि नहीं हो गई, एक बार देख लो फटाफट।
यस सर, बैलेंस। बैलेंस है। अब हम बात करते हैं किसकी, कैथोड की। कैथोड हाफ सेल रिएक्शन, इसको हम और किस नाम से जानते हैं, रिडक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। कैथोड पे क्या ऑन होगा, रिडक्शन होगा। हाँ, रिडक्शन किसका होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन किसका होगा। ऑक्सीजन का। चलो हमारे पास ऑक्सीजन गैस आ गया। अब ऑक्सीजन गैस में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है सेपरेट करना है। ऐड करना। चलो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए। अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन के ऊपर आपने कितना चार्ज देखा है, -1 -2। एन की वैल्यू। नहीं नहीं, ऑक्सीजन पर आपने जो भी चार्ज देखा है या पढ़ा है कभी भी, तो आपने -1 पढ़ा है कि -2। -2। ये याद है ना, इसको बताने की जरूरत तो है नहीं। नो सर। ठीक है, एक आइटम पर -2 है तो 2 आइटम पर कितना हो जाएगा। -4। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा कि 4 इलेक्ट्रॉन। समझते हैं, देखो कैथोड में चलो मैं वो समझाता बना रहे हूँ। हो। हाँ आप देखो, मान लो जो ऑक्सीजन है वो 2 नेगेटिव आता है, यानी कि ये ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लिया होगा, इसमें कोई दिक्कत है। नो सर। अगर मुझे O2 चाहिए तो क्या ऑक्सीजन का 2 आइटम होगा, यानी इसी रिएक्शन को 2 बार लिखना पड़ेगा। और अगर मैं दोनों का ऐड कर दूँ तो ये O2 हो जाएगा, हाँ। ये कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा 2O2-। देखो समझ में आया कि नहीं, अब हाँ। समझ में आया। यस सर। तब ऑक्सीजन में 2 आइटम है ना, तो मैंने क्या कर दिया, 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। हाँ। और 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करते ही ये क्या बन जाएगा, 4OH-। इसको बैलेंस करने के लिए देखो, ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं है। नो सर। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर है ही नहीं। है ही नहीं, तो क्या हाइड्रोजन ऐड कर दो 4H+। यस सर। अब देखो, जैसे मैं H+ ऐड करूंगा क्या ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नो सर। तो क्या मैं कुछ ऐसा ऐड करूं जिसमें हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो। ऑक्सीजन के आगे 2 लगा देंगे तो नहीं होगा। हाँ, ऑक्सीजन का भी 2 लगा सकते थे। अगर मैं ऑक्सीजन का 2 लगा दूं तो देखो ये कंडीशन बनेगी। देखो एटम्स तो बैलेंस हो गए, चार्ज बैलेंस है क्या, चेक कर लो एक बार। यस सर। चार्ज बैलेंस नहीं है बच्चे। अब रिएक्शन में देखो 4 नेगेटिव है 4 पॉजिटिव है, हाँ। यानी क्या हो गया 0, यानी कि रिएक्टेंट आपका न्यूट्रल हो गया। प्रोडक्ट में देखो 4 नेगेटिव है, यस सर। तो चार्ज बैलेंस है कि नहीं है। नहीं है। तो हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब बताओ चार्ज बैलेंस है कि नहीं है। है, यानी कि अब मैं क्या करूँ, चार्ज को फिक्स रखता हूँ, कुछ ऐसा ऐड करता हूँ कि जिससे चार्ज में दिक्कत ही ना हो। दिक्कत क्यों आई थी, क्योंकि H+ ऐड किए थे। क्या हम हाइड्रोजन का कुछ और भी पार्ट यूज कर सकते हैं न्यूट्रल फॉर्म में। हाँ। क्या है वो, वाटर। वाटर है ना, हाँ। चलो वाटर ऐड करते हैं। कितना इधर हाइड्रोजन चाहिए हमें, 4। क्या मैं इसको 2H2 बोल दूँ। यस सर। अब देखो चीज़ें बैलेंस हो गई कि नहीं, एक बार चेक कर लो। हाँ, ओके। होगी ना। अगर मैं नेट सेल रिएक्शन लिखूं तो क्या उसके लिए नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकालना पड़ेगा। दोनों रिएक्शन देख के क्या लग रहा है, नेट सेल रिएक्शन कितना आएगा। एन की वैल्यू सेम नहीं है ना। करना पड़ेगा ना। यस। कितना बनाएंगे, ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। तो क्या 4 हो जाएगा। यस। मैं मल्टीप्लाई करूँ कि डायरेक्ट लिखूँ नेट सेल रिएक्शन। डायरेक्ट लिख दीजिए। बोले क्या आएगा 2H2।
प्लस 2 अब 4 देखो, OH माइनस। हाँ ये इलेक्ट्रॉन्स तो कट ही जाएंगे आपस में। यस सर। 2H2 प्लस O2, हाँ। देख लो, प्लस 2H2O, ये वाला बच्चे, ये वाला, अच्छा हाँ। यस सर। ठीक है ना। अब आओ प्रोडक्ट में, ये सब तो हो गया। अच्छा 2OH माइनस ही बचा था ना, 2OH माइनस बचा हुआ है ना हमारे पास। यस सर। चलो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं हम ना, 2OH माइनस। इधर देखो क्या होगा, 2H 4H2O प्लस 4OH माइनस। 4H2O प्लस 4OH माइनस। हाँ। 2OH माइनस को उधर भेज दें, यस सर। 2H2O को भी उधर भेज दें, हाँ। तो कितना हो जाएगा। अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, ये 2OH माइनस नहीं होना चाहिए, ये बैलेंस नहीं हो रहा है, ये 4 होना चाहिए ना बच्चे। नहीं यार समझ में, आपने क्या किया था, इस रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई किया था ना, यस सर। तो ये 2OH माइनस होगा कि 4OH माइनस होगा। 4OH। देखो एक बार समझ में आया कि नहीं। एक काम करता हूँ मैं, रिएक्शन है ना अच्छे से साफ साफ लिख देता हूँ अगले पेज। आगे। आ गया समझ में। हाँ। चलो तब तो फिर ठीक ही है, इसको क्लियर कर देते हैं। जैसा आप लिखे होगे तो आपको क्या मिला था, 2H2 प्लस O2 प्लस 4OH माइनस प्लस 4H2O गिव्स। प्रोडक्ट आपको क्या मिला था, 4H2O। याद है आपको कि मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। याद नहीं है। चलो लिख लेते ना, इस बार आप मेरे साथ ही सीखना। चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे बताओ, एनोड हाफ रिएक्शन। एनोड हाफ सेल रिएक्शन, मैं शॉर्ट में AHCR लिख देता हूँ। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन किसका होगा बताओ। हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन में एटम मिलता है कि गैस मिलता है हमें। गैस। एक हाइड्रोजन एटम से कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, एक से एक निकालेंगे तो 2 से, 2। और ये क्या बन जाएगा, H प्लस। यस। देखो जैसे H प्लस बना, क्या मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ। अब मैंने क्या किया ना, 2OH माइनस दोनों तरफ ऐड कर दिए। मुझे पता है किसी भी रिएक्शन में या किसी भी इक्वेशन में LHS में अगर जितना ऐड करे उतना RHS में, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला। नो सर। ये क्या बन जाएगा, H2 गैस माइनस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2OH माइनस गिव्स, ये और ये कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, वाटर। हाँ। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब कौन सा रिएक्शन लिखेंगे, कैथोड हाफ रिएक्शन। चलो बोलो फटाफट, क्या लिखे इसमें, O2 कितना इलेक्ट्रॉन। प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या बनाएगा हमें, OH माइनस यस। कितना, 2। 2OH माइनस। अब क्या इसको बैलेंस करना पड़ेगा। यस सर। चलो इसको कैसे बैलेंस करें, इधर देखो कितना चार्ज नेगेटिव है, 4। इधर कितना है, 2। आपको नहीं लगता हमें इसको 4 करने की ज़रूरत पड़ेगी। यस सर। तो मैं इसको 4 करता हूँ, रुको। जैसे मैं इसको 4 करूँगा, अब देखो क्या गड़बड़ हो रही है, 4 ऑक्सीजन आ गया और 4 हाइड्रोजन आ गया। अब मुझे ऐड करना पड़ेगा। अच्छा देखो चार्ज बैलेंस हो गया है क्या, यस सर। अब चार्ज बैलेंस है ना, तो हम कोशिश करें कुछ ऐसा ऐड करने की कि जिससे हमारा एटम्स बैलेंस भी हो जाए और चार्ज पे कोई फर्क ना पड़े। तो ऐसा जो भी चीज़ होगी वो कैसा होगा, चार्ज होगा कि न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल। न्यूट्रल होगा। चलो हम न्यूट्रल की बात करें,
तो न्यूट्रल में हमारे पास ऐसा कौन है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों दे दे? वाटर है। वाटर है। हमें कितना हाइड्रोजन चाहिए? हाइड्रोजन 4 चाहिए। तो मैं वाटर का कितना मॉलिक्यूल यूज करूंगा? 2। 2। क्या ये 2H2O लिख दूं? यस सर। पहला सवाल, इसके ऐड करने से क्या हमारे चार्ज पे कोई फर्क पड़ा है? नो सर। ठीक है, अब चेक करो सब बैलेंस हो गया क्या? हाँ। अब हमें नेट सेल रिएक्शन लिखना है। यस सर। नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए क्या मुझे इसको मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा? ऐड करके लेके पड़ा पर देखो क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस, ये और ये कट जाएंगे, प्लस 2H2 हाँ सॉरी 2 हाइड्रोजन प्लस 4OH माइनस प्लस O2 प्लस 2H2O गिब्स। प्रोडक्ट की बात करें क्या हो जाएगा, 4H2O प्लस 4OH माइनस। यस सर। अच्छा ध्यान से देखो, तो ये OH माइनस और ये OH माइनस कट जाएंगे। हाँ। क्या ये 2H2O का हम उधर भेज सकते हैं? यस सर। क्या मिल जाएगा, 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O गैस। यस अगर हम इसको ठंडा कर दें तो ये H2O क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। बोलो सही है? समझ में आया कि नहीं? यस सर। चलो आज एक बार रिएक्शन देख लेते हैं जो नोटबुक में है। एक बार फटाफट आप एनोड सेल, कैथोड सेल और नेट सेल रिएक्शन देख लो फटाफट। अब हम पढ़ेंगे आखिर हमें ज़रूरत क्या पड़ी। फ्यूल सेल की ज़रूरत ही क्या है, हमारे पास थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, तो क्या ज़रूरत है। तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, जो गैल्वेनिक सेल्स है उनकी खास बात क्या होती है, वो डायरेक्ट केमिकल एनर्जी क्या बना देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिससे कि वेस्टेज बहुत कम होता है और इनकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम ऑलमोस्ट एफिशिएंसी की बात करें लगभग तो ये ऑलमोस्ट 70% होता है। मतलब कि अगर हमें 100 जूल एनर्जी के लिए अगर हम खर्च करें तो हमें 70 जूल एनर्जी मिल जाएगी। वहीं पर अगर हम बात करें थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट या जो भी अदर पावर प्लांट्स हैं, तो उसमें ये रेशियो से 40% के आसपास है। यानी कि अगर मेरे पास फ्यूल सेल है तो उससे कितना मिलेगा हमें, 70 जूल एनर्जी। यस सर। उतने में ही अगर हमारे पास फ्यूल सेल नहीं है, या तो थर्मल हो गया या तो हाइड्रो होगा, तो उसमें सिर्फ कितना मिलेगा, 52। यानी एफर्ट सेम डालें, सेम मेहनत करें, सब कुछ सेम रखें, तो एनर्जी किस में ज़्यादा मिलेगी। तो हमें कौन सा यूज करना चाहिए, फ्यूल सेल कि थर्मल या हाइड्रो, जो हमारा कन्वेंशनल ट्रेडिशनल चला आ रहा है, पारंपरिक वाला। फ्यूल सेल। बात समझ में आ गई। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि आखिर हमें फ्यूल सेल की क्या ज़रूरत है। तो सबसे अच्छा आंसर है बिकॉज इट इज़ मोर एफिशिएंट देन अदर मेथड्स। एफिशिएंट ज़्यादा होने का मतलब, हाँ गैल्वेनिक सेल ही फ्यूल सेल है। हाँ, गैल्वेनिक सेल से ही हम फ्यूल सेल को बनाते हैं। अब दिक्कत कहाँ थी, थर्मल पावर प्लांट या हाइड्रो पावर प्लांट में हम पहले मैकेनिकल एनर्जी बनाते हैं, फिर मैकेनिकल को रोटर से घुमाते हैं, फिर हम जनरेटर लगाते हैं और उससे हमारा बनता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है। जबकि गैल्वेनिक सेल में क्या होगा, डायरेक्ट केमिकल का क्या बना देंगे, इलेक्ट्रिकल। अब अगर हम डायरेक्ट बनाएंगे तो खर्चा ज़्यादा आएगा कम आएगा, कम आएगा। यानी कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जैसे। बोलो समझ में आया? हाँ। चलो फटाफट एडवांटेजेस पढ़ लो आप, इसे क्या फ़ायदे, आखिर हम यूज क्यों करते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। आ जाओ, कुछ बातें और भी मैं आपको समराइज करता हूँ। सबसे पहली चीज़, फ्यूल सेल क्या होती है। एक तरह का गैल्वेनिक सेल है जो कि डायरेक्ट केमिकल एनर्जी को क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। अब फ्यूल सेल के एडवांटेजेस क्या हैं।
सर यहाँ पे जो रिएक्टेंट को मतलब सप्लाई कर रहे थे हाँ इलेक्ट्रिकल, वो मतलब ओपन हुआ अभी तक कंटेनर ना, हाँ। जो पहले वाला उसको निकालना पड़ेगा फिर। पहले वाला है उसको निकालना पड़ेगा मतलब? मतलब जो पहले का इलेक्ट्रोलाइट सब रहेगा उसको निकालना पड़ेगा फिर। हाँ, एक्चुअली क्या होगा ना, हाइड्रोजन और Solution। ऑक्सीजन बस गैस ही चाहिए ना। हाइड्रोजन गैस किसी सिलेंडर में भर लेंगे हम और उसको जलाना शुरू कर देंगे। अब मान लो ये मेरा कंटेनर है, हम नीचे से जला रहे हैं तो वो ऑक्सीजन मिल गया वहाँ से, और यहाँ पर हम एक पाइप लगा देंगे। इस पाइप से लगातार क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस को पास करते रहेंगे। अच्छा, अब हाइड्रोजन गैस आ रहा है, जल रहा है, और हमें H2O बनाकर वो देता जाएगा, काम खत्म। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था, इसकी एफिशिएंसी। 70। हाँ, ये कितना परसेंट एफिशिएंट होता है, लगभग लगभग मान लो थर्मल का 2 गुना के आसपास है ये। थर्मल के ना 40%, वहीं पे फ्यूल सेल की बात करें तो ऑलमोस्ट 70%। क्या लगभग लगभग डबल ही है। यस सर। तो क्या फ़र्क बहुत ज़्यादा है। नो सर। अगली चीज़, क्या फ्यूल सेल का एक यही एडवांटेज है या कोई और भी है? पॉल्यूशन फ्री। अब ये कैसे हुआ समझे, अगर मैं डीजल पेट्रोल या केरोसिन की बात करूं, या फिर अदर फ्यूल्स की बात करूं, जैसे कोल जलाएं तब बनेगा, तो जब भी हम इस चीज़ को जलाएंगे क्या उससे ढेर सारा धुआं निकलता है, हाँ। क्या उससे ढेर सारी CO2 गैस निकलती है, यस सर। जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। यानी कि उससे कहीं ना कहीं पोल्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उससे कम तो होने वाला नहीं है। यस सर। अब कोयला को आप चाहे जितना आसानी से जलाओ, क्या उससे धुआं निकलेगा ही निकलेगा, और अगर धुआं निकलेगा तो क्या उससे पोल्यूशन होगा कि नहीं होगा। होगा। यानी कि उससे पोल्यूशन होगा और इससे पोल्यूशन नहीं होगा। ये तो हो गई कि फ्यूल सेल्स आर गुड। ये जो पॉइंट्स अभी हम लोग पढ़े हैं वो हमें क्या बता रहे हैं, फ्यूल सेल्स आर गुड। अब इसके क्या कुछ डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, सो आंसर इज यस। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्यूल सेल्स आर गुड और बैड, तो आपका आंसर गुड और बैड दोनों हो सकता है। अगर गुड कहेंगे तो आप बताएंगे क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, इससे पोल्यूशन नहीं होता है। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं फ्यूल सेल गुड नहीं है, तो हमें क्या कुछ ऐसे रीजन बताने होंगे जो ये प्रूव करें कि इसमें भी गलतियां हैं। यस सर। तो उसका सबसे पहला और इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जो हाइड्रोजन गैस है ना, वो बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं है। मतलब इसका अमाउंट हमारे पास बहुत ज़्यादा पहले से अवेलेबल नहीं है। अब अगर हाइड्रोजन गैस कम है तो बताओ क्या हमारे लिए ये महंगा पड़ेगा सस्ता पड़ेगा। महंगा पड़ेगा। एक बात। दूसरी चीज़, अगर मान लो मैं हाइड्रोजन गैस कहीं से ले भी आऊँ तो बताओ मेरे लिए क्या आसान है, कोल को स्टोर करना है कि हाइड्रोजन गैस को। कोल को। कोयला कहीं भी रखे हैं पड़ा रहेगा, लेकिन क्या हाइड्रोजन गैस साथ ऐसी चीज़ें हैं हमारे साथ, उड़ जाओ। उड़ जाएगा। यानी हमें इसको सेफली कहीं अलग जगह स्टोर करना पड़ेगा जहाँ ये नुकसान ना करे। यानी कि इसके स्टोरेज में भी हमें प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने कहा कि महंगा पड़ता है तो हाइड्रोजन गैस तो है ही नहीं, तो आपके मन में एक सवाल आएगा, सर हमने क्लास 10 में पढ़ा था कि अगर हम वाटर को इलेक्ट्रोलिसिस कराए तो ये टूट के क्या देगा, हाइड्रोजन गैस प्लस, ऑक्सीजन। ये तो हमने पढ़ रखा है। वाटर के रिडक्शन से क्या मिलता था, हाइड्रोजन गैस, और वाटर के ऑक्सीडेशन से ऑक्सीजन गैस। तो सर हाइड्रोजन गैस तो बना ही दिया हमने, अब आप इसको बार बार यूज करते रहिए। बोलो ये तरीका सही है कि नहीं है। यस। सही है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब किया गया ना तो एक छोटी सी समस्या थी। हमें हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, मान लो 4 मोल हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए जो एनर्जी खर्च करना पड़ा वो था मान लो 40 किलो जूल पर मोल। फिर हमने 4 मोल हाइड्रोजन गैस बना लिया, हमने इसको जलाया, और फिर हमने इससे क्या बनाया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना ना वो 40 किलो जूल से कम था। यानी कि अगर मुझे हाइड्रोजन गैस बनाना है तो उसके लिए एनर्जी क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। और जो बना है उससे जब हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे तो वैल्यू और कम बनेगी। तो बताओ अगर मैं ये कहूँ कि आप एक सामान खरीद के लाओ और आपको बेच रहे हैं, आप दुकानदार हो,
आप सामान खरीदते हो 200 रुपये का और आपको बेचना पड़ रहा है 200 रुपये से कम में, तो आप खरीद के बेचोगे कि आप बेचना बंद कर दोगे? बंद कर देंगे। बंद कर देंगे। यही हो रहा है। हम हाइड्रोजन गैस जरूर बना सकते हैं, लेकिन बनाने का जो प्रोसेस है वो अभी इतना ज़्यादा एडवांस नहीं है कि एनर्जी कम लगे और उससे रिजल्ट ज़्यादा मिले। अभी वो थोड़ा सा पीछे चल रहा है। पीछे अगर चल रहा है तो हमारे एनर्जी खर्च ज़्यादा हो जाता है हाइड्रोजन गैस को बनाने में, और जो उससे एनर्जी मिलेगी वो कम ही बनेगी। यानी कि हमारा प्रॉपर क्या हो रहा है, ये लॉस। अब अगर हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं तो बनाए होंगे ना हम लोग। हाँ। तो क्या उसमें पोल्यूशन हुआ ही होगा? यस सर। यानी कि अगर कोई बच्चा कह रहा है कि हमारा जो फ्यूल सेल्स हैं दे आर गुड, तो वो सही है कि गलत है? सही है गलत? सही है। नहीं, वो सही है क्योंकि वो अपना प्लस पॉइंट देख रहा है, पॉजिटिव बात है। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं वो गलत है, तो वो भी सही हो गया क्योंकि उसको डिसएडवांटेज ज़्यादा दिख रहे हैं। यस सर। बात समझ में आई? तो इसका आंसर यस होना चाहिए कि नो? दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है। अगला सवाल, ये जो फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट है, क्या ये में हमारे भविष्य में बहुत अच्छा हो सकता है? हाँ, ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। बस उसके लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हाइड्रोजन गैस हम आसानी से बना नहीं पा रहे हैं। यस। अगर किसी तरीके से ऐसा हो जाए कि हाइड्रोजन गैस में बनाने के लिए अगर 10 जूल एनर्जी चाहिए और उससे जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो 50 जूल हो, 40 जूल हो, इसका काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। यस सर। हमें एनर्जी थोड़ी सी लगानी पड़ेगी, उससे जो गैस बनेगा उससे हम ज़्यादा एनर्जी पा जाएंगे, और ये तरीका बार बार रिपीट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की कोई दिक्कत आने वाली अब नहीं है। लेकिन इसके लिए अभी रिसर्च की ज़रूरत है। अभी जितनी टेक्निक्स हमारे पास रिसेंटली हैं वो इतने ज़्यादा काफ़ी नहीं है कि हम आसानी से वाटर को हाइड्रोजन बना सकें। बोलो, समझ में आ गया पूरी कहानी? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। हमें दोनों मालूम होना चाहिए, इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अगला सवाल, फ्यूल सेल कहाँ यूज होता है या अब तक कहाँ यूज हुआ है, कोई आइडिया आपको? वो गैल्वेनिक सेल होता है ना, तो हाँ, वो तो बना होता है ना, इसको हम कहाँ यूज किए हैं? अपोलो स्पेस प्रोग्राम। एकदम याद रखिए, बहुत काम की बात है। बोर्ड को पता नहीं इस क्वेश्चन से क्या मिलता है, वो बार बार ये सवाल पूछता है। कौन सा फ्यूल सेल यूज हुआ था? तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। इसका कोई भी दो फायदा बताओ कि इसको अपोलो स्पेस प्रोग्राम में क्यों यूज किया गया था? एक की इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी और एक वाटर पीने को मिला था। दोनों ही काम क्या हमारे? यस सर। चलो, समझ में आ गया? हम्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो फटाफट क्वेश्चन देखो। एक, हाइड्रोजन इज अ ग्रीन फ्यूल, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? हाइड्रोजन, हाँ, नेचर में पाया जाता है ग्रीन। नहीं, ग्रीन का मतलब नेचर से मतलब नहीं है। सिर्फ ग्रीन का मतलब ये है कि इससे पोल्यूशन बहुत कम होगा। हाँ वही है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? यस सर। हाँ, हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, दोनों सही है। हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जस्टिफाई योर व्यूज। अगर आप हाँ कह रहे हो तो बताओ क्यों, और ना कह रहे हो तो भी बताओ क्यों। आप हाँ वाले हो कि ना वाले हो? हाँ वाले हैं। हाँ वाले हैं। अगर कभी सवाल बोर्ड में आता है तो आप हाँ लिख के आओगे कि ना? यस। नहीं, आप दोनों लिख के आओगे। इसका एडवांटेज क्या थे? डिसएडवांटेज क्या था अभी तो बताएं, कि जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है ना वो बहुत लिमिटेड है, और हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है। दूसरा डिसएडवांटेज ये था कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन गैस बनाने की कोशिश करें तो हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए हमें पोल्यूशन क्रिएट करना पड़ता है। हाँ। तीसरा, हाइड्रोजन गैस को स्टोर करना हमारे लिए बहुत आसान काम अभी नहीं। समझ में आ गया?
आप फटाफट इसके आंसर का जो लैंग्वेज लिखा है मैंने एक बार पढ़ा लो, फिर आगे बढ़ते हैं। स्टीम का मतलब है वाटर वेपर, यानी कि H2O कौन सा फेज में होगा? गैस फेज में। गैस। क्यों होगा? क्योंकि हीट ज़्यादा होती है ना, तो जो पानी बनेगा तुरंत वेपर हो जाता है। इसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि फर्दर रिसर्च चल रहा है, जितने भी हमारे साइंटिस्ट लोग वो काम कर रहे हैं कि वाटर को हम इलेक्ट्रिसिटी के बजाय क्यों ना लाइट की हेल्प से, लाइट का मतलब सनलाइट से ही हम तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना लें। अगर ये टेक्नोलॉजी मिल जाए तो क्या चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, यस सर। क्योंकि लाइट मतलब सनलाइट सनलाइट तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, उसकी तो कोई कमी ही नहीं है। यस सर। दिक्कत क्या थी, अभी जितने हमारे पास तरीके हैं उसमें सनलाइट से तोड़ने का कोई तरीका हमें अभी मालूम नहीं है। अभी तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है जो उससे बनेगा उसके कंपैरिजन में। यस सर। यानी कि समस्या अभी बहुत ज़्यादा गंभीर है। रिसर्च चल रहा है, जिस दिन वो हो गया समझो कि काम बहुत आसान होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी की कभी भी कोई झंझट नहीं रही। नहीं रहेगी। अब हमारा अगला टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? किसी भी मेटल का सरफेस धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। कोरोजन। फॉर एग्जांपल अगर हम आयरन के कोरोजन की बात करें तो उसी को हम बोलते हैं रस्टिंग। रस्ट तो सुना ही होगा आपने, जंग लगना। हाँ। तो किसी भी मेटल की अगर जो सरफेस एरिया है या फिर जो बाहर वाला हिस्सा है, अगर वो धीरे धीरे डैमेज होता है, ख़राब होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। और ये जो कोरोजन का प्रोसेस होता है ना वो बहुत तेज़ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आज आपने आयरन का नेल निकाल के बाहर रख दिया तो कल पूरा जंग लग जाएगा। क्या जंग लगने में टाइम लगता है? यस सर। क्योंकि जंग लगने के लिए 3 चीज़ें होनी चाहिए। पहला, ऑक्सीजन गैस। क्यों? जंग तभी लगे ना जब ऑक्सीजन गैस होगा। हाँ। ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन होता है, जो आयरन है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके बनाता है फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। बाद में हम इन्हीं को मिक्स करके क्या बना लेते हैं? अपना रस्ट। तो जो हमारा फेरिक ऑक्साइड होता है हम इसको रस्ट बोलते हैं। लिखने का तरीका ये होता है। यानी इसके लिए क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन गैस और दूसरा वाटर। वाटर। इसके बिना कुछ भी होने वाला नहीं है। फटाफट पढ़ लो आप फर्स्ट पर। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आयरन की, आयरन में ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन होगा और बनाता अपना फेरिक ऑक्साइड, और इसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ये 2, 4, 5 से कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं होता है। अब अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो क्या आयरन का आयरन ऑक्साइड बनता? नो सर। और ये जो Fe2O3.XH2 है ना, इसी को रस्ट बोलते हैं। यानी कि रस्टिंग तब नहीं होती। अच्छा, अगर मैं वाटर का मॉलिक्यूल ही गायब कर दूं तब रस्टिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। यानी रस्टिंग के लिए दोनों ज़रूरी है, पहला ऑक्सीजन और दूसरा वाटर। वाटर। अब फटाफट पढ़ लो एग्जाम्पल में। देखो, रस्टिंग ऑफ आयर है, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर है। अगला है डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑन द कॉपर एंड ब्रोंज। कॉपर का क्वाइन हो या ब्रोंज का क्वाइन हो, अगर हाँ बोलिए। टार्निशिंग का मतलब? टर्निशिंग का मतलब उसका जो साइन होती है ना, साइन, चमक। वही रस्टिंग। हाँ, टर्निशिंग का मतलब रस्टिंग एग्जैक्ट तो नहीं होता है, उसी के जैसा होता है, इफेक्ट वैसे ही रहेगा। अब ये जो कोरोजन है अगर वो आयरन का हो रहा है तो उसको रस्टिंग बोलेंगे, और किसी और मेटल का है तो सिंपल सा कोरोजन बोल देंगे। सर जो आयरन है उसको वाटर और ऑक्सीजन दोनों चाहिए, तो दोनों चाहिए। अगर हम हाथ आयरन को अगर वाटर में रखें तो उसको ऑक्सीजन तो नहीं मिला फिर? क्यों नहीं मिलेगा? एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन पानी में घुला रहता है कि नहीं घुला रहता है? याद करो, हेनरी ला क्या कहता है? पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस सॉल्युबल है कि नहीं है? है। इसी रीजन ना जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं
ऐसा थोड़ी वो बार बार हर 1 मिनट के बाद वो बाहर आएंगे, सांस लेके अंदर जाएंगे। नहीं आ रहा समझ में? आ गया। आ गया ना? अगर मैं किसी को सिर्फ ऑक्सीजन गैस के कांटेक्ट में रखूं और वाटर वेपर एकदम दूर कर दूं तो उसकी रस्टिंग होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। हमेशा याद रखें, रस्टिंग के लिए हमें दोनों चाहिए, ऑक्सीजन और वाटर। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा ना तो आपके घर पे जो आयरन के सामान होते हैं उनकी रस्टिंग ज़्यादा कौन से दिनों में होती है? गर्मी के दिनों में कि बरसात के दिनों में? समर, गर्मी के, बरसात में। बरसात में। क्यों? वाटर हो गया और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो पहले बारिश से ही था। होती है। हाँ ऑक्सीजन तो होता ही है। अब बारिश होगी तो पानी का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा हमारे एटमॉस्फेयर में, इसलिए रस्टिंग Yes, तेज हो जाती है। पढ़िए, इसके बहुत सारे नुकसान हैं। इससे क्या होता है, हमारे बिल्डिंग्स हैं, ब्रिज हैं, शिप है, रेलवे ट्रैक्स है, सब बर्बाद होता है धीरे धीरे। मेटल्स ख़राब होगा तो उसकी वीकनेस बढ़ेगी, यानी स्ट्रेंथ कम होगा तो जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब देखो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है। केमिस्ट्री ऑफ कोरोजन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स बट इट मे बी कंसिडर्ड एसेंशियली एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनन। जो हमारा रस्टिंग का केमिस्ट्री है ना, उसका जो प्रोसेस वगैरह है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन ठीक है, हम उतना तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन बेसिक आइडिया तो ले ही सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ये एक तरह का क्या हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है। एट अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन। मान लो मेरे पास आयरन का पीस है, ठीक है, इसका कोई भी एक पर्टिकुलर हिस्सा, मान लो ये वाला हिस्सा की हम बात करें, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा कि नेगेटिव चार्ज? पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसका बढ़ेगा, आयरन का। आयरन अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बन जाएगा, बोलो सही है? यस सर। अब देखिए आगे, सर हम किसको इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमेना को बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो ये प्रोसेस है, आप देखो अगर किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को बाहर छोड़ दो तो इसका मतलब क्या होगा, उसकी रस्टिंग होगी। रस्टिंग कैसे होती है, अपने आप कि हमें सर कराना वॉइस पड़ता कट है। रही है। जो रस्टिंग होती है वो रस्टिंग अपने आप होती है कि हमें कराना पड़ता है, मतलब वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है कि नॉन अपने स्पॉन्टेनियस? आप होती है। तो अगर स्पॉन्टेनियस है तो इलेक्ट्रोकेमिकल होगा कि इलेक्ट्रोलिटिक? इलेक्ट्रोकेमिकल। बस वही बात कहे हैं। तो देखो आयरन क्या होगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके आपको क्या ऐसा बन, हाँ आपकी आवाज़ आ रही है। आयरन अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, आयरन आयन। ये यहाँ पर हाँ 42 कैसे हो गया है, 42 नहीं होगा, ये आपका ना 4 इलेक्ट्रॉन होगा। एक आयरन 2 प्लस चार्ज लेके आ रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 आयरन कितना लेके आएंगे, 4। हाँ। ये देखो आपको इनॉट वैल्यू दिया है किसका, आयरन का। ये आयरन की कौन सी वैल्यू दी हुई है, ऑक्सीडेशन वाली रिडक्शन वाली? आयरन का। आयरन का रिडक्शन वैल्यू दिया है, एसआरपी। नहीं नहीं, आयरन चेंजेस टू Fe2+ है ना, ये एसओपी दिया है। ऑक्सीडेशन है। हाँ एसओपी दिया है। क्या मुझे पता है एसओपी और एसआरपी एक दूसरे का नेगेटिव होते हैं? अगर मुझे किसी भी इसका एलिमेंट, साइन चेंज कर देंगे। हाँ बस नेगेटिव का मतलब साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, Yes. नेगेटिव है तो पॉजिटिव। लेकिन वाटर में ऐसा नहीं है। वाटर में एक वैल्यू होती है 0.827 वोल्ट, तो दूसरा होता है मेरी वॉइस लग 1.48 रहा है आपके वोल्ट। पास लेट पहुंच रही। यस सर। अब मान लो मेरे पास जो आयरन का ऑब्जेक्ट है, मुझे इसके रस्टिंग से इसको बचाना है, तो एक तरीका होता है हम इसको पेंट कर दें। जब हम पेंट करेंगे तो एक लेयर बना देगा जिससे कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्शन हो ना कर सके,
रिएक्शन नहीं शो करेगा तो ऑक्सीडेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगी। नहीं होगी। दूसरा तरीका क्या है, हम वहाँ पर ना कुछ एक ऐसा मेटल का लेयर चढ़ाए, मेटल का लेयर चढ़ाने को बोलते हैं कोटिंग। एक ऐसे एलिमेंट की कोटिंग करें जिसकी एसओपी की वैल्यू आयरन से क्या हो, ज़्यादा हो। अब ऐसा क्यों? मान लो ये हमारा आयरन है, इसके ऊपर मैं चढ़ा दे रहा हूँ मैग्नीशियम, या मान लो जिंक की लेयर। तो ऊपर अब कौन है? जिंक। अंदर कौन है? आयरन। मैंने कहा जिंक की एसओपी ज़्यादा है। तब जैसे ही ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन से कौन ऑक्सीडाइज हो Yes, जाएगा? जिंक की आयरन? जी। जिंक, क्योंकि एसओपी ज़्यादा है। और हमने पढ़ा था जिसके एसओपी ज़्यादा उसका ऑक्सीडेशन आसान, जिसके एसआरपी ज़्यादा उसका रिडक्शन आसान। अब अगर जिंक ऑक्सीडाइज होता है तो बनाता है जिंक ऑक्साइड। और ये जो जिंक ऑक्साइड है ना, ये बहुत ही हार्ड लेयर हो जाता है, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक बार जिंक ऑक्साइड बन गया तो अब ऑक्सीजन के लिए पॉसिबल नहीं है कि हाँ। उसके अंदर जा सके। जब ऑक्सीजन अगर अंदर नहीं जाएगा तो क्या हमारा आयरन सेफ है कि अभी भी वो ख़राब होगा? कि अगर मेरे पास कहूँ कि जिंक का जो लेयर है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो उस केस में ऑक्सीजन अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? नो सर, नहीं जाए। तो क्या हमारा आयरन अब सेफ हो गया? यस सर। अब आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, इससे भी बोर्ड पे सवाल आता है। अगर मुझे आयरन को रस्टिंग से बचाना है तो इसके ऊपर जो हम लेयर चढ़ाएंगे उस एलिमेंट का या उस मेटल का जो एसओपी की वैल्यू होगी वो आयरन से ज़्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि एसओपी ज़्यादा होगा तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन अंदर वाले को ऑक्सीडाइज होने नहीं देगा और एलिमेंट हमारा सेफ हो जाएगा। समझ में आ गया आपको? यस सर। चलो फटाफट पढ़ लो आप इसको एक बार, ये वाला। यस सर। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा कि डोनेट होगा? डोनेट हो। अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इलेक्ट्रॉन वहीं पड़ा रहेगा कि घूमने लगेगा? घूमने लगा। ठीक है, तो देखो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है वो क्या करेगा? दूसरे स्पॉट पे चला जाएगा, दूसरे जगह। मान लो ये मेरा आयरन का ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो घूम के इधर कहीं जा सकता है। अब Yes, जहाँ sir. जाएगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो एक्सेप्ट किया तो उसका ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन? एक्सेप्ट रिडक्शन होगा। क्या रिडक्शन में ऑक्सीजन गैस चाहिए हमें? यस सर। तो देखो ऑक्सीजन गैस का रिएक्शन अभी पीछे ही लिखना सीखे थे हम लोग। सर जब ऑक्सीडेशन तब तो हाँ, जिंक के एसओपी की वैल्यू आयरन से ज़्यादा होती है तो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन आयरन को ऑक्सीडाइज होने नहीं देगा। अब क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते यहाँ आ गया है, ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? वाटर। सर वो वॉइस कट रही है आपकी।